हाँ, तो मेरे शेरों, कैसे हो? दोस्तों जोश हाई है ना? दोस्तों अभी हम कवर कर रहे हैं आपका क्लास 9th का मैथ्स और क्लास 9th का मैथ्स आपका नया आया है, जो है आपका गणिता मंजरी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज़ 6.2 और आपका चैप्टर 6 है पेरीमीटर एंड एरियाज़ के बारे में। इस पूरे चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स का हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना सीखेंगे। दोस्तों जो आपका ये चैप्टर है, ये आपका मैं कहूँ कि रियल लाइफ में यूज़ होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप कुछ भी प्रोफ़ेशन में हो, आप कहीं पे भी रहते हो, आपको हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे-ऐसे डिसीज़न लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना आना चाहिए, जिसमें आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है? दोस्तों आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, आपको अपना घर बनाना ही होता है, ठीक है? आप उसके लिए कोई लैंड खरीदते हैं, आपकी लैंड का शेप कैसा भी हो सकता है और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का एरिया निकालना आता है, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। लाइफ़ में कोई भी आपको मतलब चीट नहीं कर पाएगा बड़ी-बड़ी डील्स में, ठीक है? तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज़ 6.1 ऑलरेडी सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और इसकी सभी एक्सरसाइज़ 6.2, 6.3 और एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज सब दोस्तों आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके साथ दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी मिलेंगी। इंट्रोडक्शन वीडियो हर चैप्टर की आपके लिए दोस्तों मैंने बनाई है, जिसमें चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाया है। आपको वो वीडियो देख के आपका दिमाग इतना खुल जाएगा कि आपको कुछ भी मैथमेटिक्स जैसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे ये तो हमारी रियल लाइफ है। एक्चुअल में हमारा जो मैथ्स है वो कहाँ से ड्राइव होता है? रियल लाइफ से ही ड्राइव होता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडीई इन द फिगर, ठीक है? तो ओके, इसमें आपको ये फिगर गिवन है दोस्तों और फिगर में आपको जो बोल रहा है एडीई ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है? तो देखो, इसमें जो हमारी ट्रायंगल है वो दोस्तों एक हमारी रेक्टेंगल के अंदर बंद है, ठीक है? ऐसे एक रेक्टेंगल बनी हुई है और फिर रेक्टेंगल की एक साइड पे उसने आपको पूरा का पूरा ट्रायंगल की एक साइड दे दी है और रेक्टेंगल की दूसरी साइड के साथ इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स वर्टेक्स मिला दिया है, ठीक है? ये है आपका ए, ये डी और ये आपकी ई, ठीक है? तो दोस्तों ट्रायंगल निकालने के हमारे पास अलग-अलग फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, लेकिन जो एक हमारा फ़ॉर्मूला है वो क्या है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके? तो देखो इस ट्रायंगल में क्या आपको बेस पता है? बेस क्या है हमारा एडी, ओके? एडी मेरा बेस है। तो देखो यहाँ पे देखो ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है? ये पूरी साइड गिवन है मेरे को 8 सेंटीमीटर, ओके? तो जो सी एंड बी है, सी एंड बी है मेरी 8 सेंटीमीटर, तो दोस्तों मेरी एडी भी कितनी हो जाएगी? एडी भी मेरी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो बेस कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा यहाँ से 8 और हाइट कितनी हो जाएगी? दोस्तों हाइट आपकी ये होती है, मतलब ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से अगर हम उसके बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो हमारी हाइट हो जाती है। और ये हाइट कितनी है मेरी? ये मेरी सीडी के इक्वल है और सीडी की लेंथ कितनी गिवन है मुझे? 10, ठीक है? सेंटीमीटर। तो आप इसको डायरेक्ट फ़ॉर्मूला में रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोस्तों इससे पहले आप कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन करना है और ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे, बेस ऑफ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बेस ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अब बस इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, हाफ इंटू बेस कितना हो गया हमारा 8 एंड हाइट होगी कितनी हमारी 10, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे और आपका आंसर आ गया 40। और दोस्तों जब भी हम स्क्वायर एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें देखो 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई होती है मेरी, ठीक है? कैसे? देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 इंटू 8, तो ये 8 के साथ एक सेंटीमीटर है और फिर 10 के साथ भी एक सेंटीमीटर है। तो जब मैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करूँगा, तो वो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक्स इंटू एक्स करता हूँ, तो वो एक्स का स्क्वायर हो जाता है ना? ऐसे ही यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, तो वो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये हो गया आपका एरिया, ओके? चलिए करते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी ऐसे ही ईज़ी क्वेश्चन है दोस्तों। उम, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसने आपको एक ट्रेपेजियम दिया है। दोस्तों ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा? ट्रेपेजियम होता है हमारा जिसमें हमारी 2 साइड्स पैरेलल हों
और 2 साइड हमारी नॉन पैरेलल हो। अब देखिए यहाँ पे ओके इसको चेंज कर लेते हैं। रेड कर लेते हैं इसको। देखो आपको क्या क्वेश्चन में क्या दिया है इसने? द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है? तो दोस्तों पहले एक ट्रेपीजियम बना लो, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसमें ये दोनों साइड पैरेलल हैं आपकी, ए बी एंड सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है? तो एक साइड है आपकी 20 सेंटीमीटर, एक है 40 सेंटीमीटर। ठीक है? तो देखो ये होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम देख के ही पता चलना चाहिए छोटी साइड कौन सी है। ठीक है? इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल। ठीक है? अब ये कह रहा है कि जो मेरी नॉन पैरेलल साइड है यानी कि ए सी एंड बी डी, ठीक है, वो मेरी इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू बी डी है। ओके, देन ईच ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर। जो हमारी हर साइड है वो 26 सेंटीमीटर है नॉन पैरेलल वाली। ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है? दोस्तों देखो, जब मेरी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ये मेरा पूरा का पूरा सिमेट्री में बना होगा। मतलब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो जितनी साइड मेरी ये होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये मैं मान लेता हूँ m, ये मैं मान लेता हूँ n, उतनी ही मेरी जितनी मेरी CM होगी, उतनी ही मेरी ND होगी। ठीक है? तो मैं आसानी से AM की लेंथ निकाल सकता हूँ। ठीक है? तो चलो करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, ओके। अब आपको दोस्तों गिवन क्या है इसमें? गिवन है आपको पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, मैं शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों इसको, 40 एंड 20 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ओके, और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। टू फाइंड क्या है? एरिया। और दोस्तों एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम का एरिया हम फाइंड आउट करते कैसे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हमारा 1/2 इंटू जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? दोनों के साइड, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। ठीक है? तो देखो अभी मेरे पास सम ऑफ पैरेलल साइड भी आ जाएगा। कैसे? मैं इसको करूंगा 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ जाएगा मेरा? 20 प्लस 40। लेकिन अब मेरे पास दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ठीक है? सो मैं इसको लिख लेता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखो, आपको सब कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप इस ट्रायंगल ए सी एम को गौर से देखो। देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये मेरी साइड ए बी मेरी कितनी है? 20। तो ये मेरी कितनी साइड होगी? एम एन, ये भी 20 होगी। ठीक है? देखो इसको दोबारा से देख लेते हैं। ओके, ओके, देखो ये मेरी साइड थी, ये मेरी कंप्लीट साइड है 40, 40, और ये जो है ये है मेरी 20। तो ये और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? मैंने बताया कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये भी x होगी, ये भी x हो जाएगी। ठीक है? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये 40 में से अ, ये 20 चला गया, तो 2x इज़ इक्वल टू 20, 2x इज़ इक्वल टू 20, सो x हो जाएगी आपकी 10, यानी कि ये भी 10 आएगा और ये भी 10 आएगा। ठीक है? तो अब देखो, आप इस ट्रायंगल को देखो, ए, सी एंड ये मैंने m बोला था आपको, ए, सी और m को देखो। इस ट्रायंगल को मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये मेरी ट्रायंगल है, ऐसी बनी हुई है ना दोस्तों आपकी, ए, सी एंड एम। ये है आपकी 26, ये है दोस्तों आपकी 10, और ए एम क्या है? ये इसके ऊपर दोस्तों परपेंडिकुलर है। तो ये दोस्तों क्या बन जाएगी? हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लगा सकते हो दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इस पे, ए एम स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, बिकॉज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है? अब ए एम की वैल्यू लिखिए, ए एम की वैल्यू हमें नहीं पता, ए एम स्क्वायर ही रहेगी, प्लस सी एम की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। ठीक है?
तो AM स्क्वायर इज़ इक्वल टू इस 10 स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊँगा, 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26 का स्क्वायर कितना है होता है दोस्तों हमारा 676 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये आ जाएगा 576 AM का स्क्वायर और AM की वैल्यू आ जाएगी मेरी इसका अंडर रूट 576 और ये होता है हमारा 24। दोस्तों वैसे आप को मैंने कई बार बताया है, अगर आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है और फास्ट के साथ-साथ आप चाहते हैं कि कहीं गलती भी ना हो, तो आप क्या कीजिए 1 से 20 तक की टेबल याद कर लीजिए, उसके बाद 1 से 25 तक के स्क्वेयर्स याद कर लीजिए और 1 से 15 तक के क्यूब याद कर लीजिए, ठीक है? ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हमारे कुछ-कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे वो होते हैं मीन्स ट्रायड होते हैं 5, 12 और 13। लाइक अगर एक साइड 5 है, एक 12 है तो थर्ड साइड हमारी 13 होगी। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे-जैसे आपको क्वेश्चन में आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद भी हो जाएगा वो, ठीक है? 1/2 ये हो गया 60 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाल ली है, ये कितनी है 24 और ये इससे कैंसल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 और इसकी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 720, ठीक है? सेंटीमीटर एंड स्क्वायर, ठीक है? तो ये आ गया दोस्तों आपका ट्रेपेजियम का एरिया। ईज़ी है ना? तो चलो अब करते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों पेरीमीटर क्या होता है? एक ट्रायंगल के केस में पेरीमीटर क्या होता है? इसमें वैसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक साइड गिवन है आपको 8, दूसरी है आपको 11, तीसरी हम मान लेते हैं x है। तो पेरीमीटर क्या है? ओके, गिवन आपको क्या है? साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों आपको? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो सॉल्यूशन कर दो अब इसका। वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। 8 प्लस 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना है मेरा 32, तो इसको 32 के इक्वल रखो। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आएगी दोस्तों? 16 8 एंड 13 एंड ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। ओके, सो अब देखते हैं, अगर हमें दोस्तों तीनों साइड्स पता हैं, तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? देखो ट्रायंगल का एरिया निकालने के कई फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वो हमने किया था हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, लेकिन दोस्तों अगर हमें डायरेक्ट तीनों की तीनों साइड्स पता हैं, तो हम हीरोन्स फ़ॉर्मूला का यूज़ करते हैं। बहुत लोग इसको हीरोज़ फ़ॉर्मूला भी बोलते हैं, हीरोन फ़ॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है? तो प्रोनंसिएशन के ऊपर ध्यान मत दो, आप फ़ॉर्मूला के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? और फ़ॉर्मूला क्या होता है हमारा एरिया निकालने का, जब मुझे तीनों साइड्स पता हों, एरिया इज़ इक्वल टू ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है? यहाँ पे एस क्या होता है? दोस्तों एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। जैसे यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू है 32, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है? और ए बी सी क्या होती हैं? ए बी सी मेरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं। तो बस हमें तीनों साइड्स ऑलरेडी पता है और वैल्यूज रख दो। 16, 16 माइनस एक साइड की वैल्यू है 11, 16 माइनस दूसरी साइड की वैल्यू है 8 और तीसरी साइड की वैल्यू क्या आएगी? आपने फाइंड आउट की है 13। चलो अब इसको सोल्व करो। दोस्तों जभी भी आप कोई मैथ का क्वेश्चन करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन देखने से पहले एक कम से कम एक बार उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा ज़रूर कीजिए कि ये क्वेश्चन हो कैसे सकता है, ठीक है? जब आपसे नहीं हो रहा तभी आप उसका सॉल्यूशन देखिए और यही चीज़ कैलकुलेशन के बारे में है। कैलकुलेशन जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक सिर्फ़ देखने से आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकती। 16 माइनस 11 5 इंटू 8 इंटू 3, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर से कुछ बाहर निकलता है कि नहीं? स्क्वायर रूट से कुछ बाहर निकलता है कि नहीं? देखो एक यहाँ पे मेरा 8 है, तो अगर मैं इसको 8 इंटू 2 लिख दूँ, सो 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, इस 8 ये डबल 8 आ गया, इसको मैं 8 बाहर निकाल लूँगा। अब बच गया 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है? ये क्या बच गया मेरा 8 रूट 30, ठीक है? अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगी एप्रोक्सिमेट वैल्यू आएगी इसकी 43.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो,
द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट्स आर इन द रेशियो इतना। देखो मैंने आपको बोला था दोस्तों, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ काम होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ज़रूरतें होती हैं, पुरानी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है? रोटी और कपड़ा तो ईज़िली मैनेज हो जाता है, और मकान खरीदना है तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आप मान लीजिए कि आपने मकान खरीदने के लिए प्लॉट लिया और प्लॉट आपका आ गया ट्रायंगुलर, ठीक है? तो उसका आपको एरिया निकालना है। आप एरिया कैसे निकालोगे? तो पेरीमीटर दिया है इसका 300 मीटर, ठीक है? और जो साइड्स हैं, उनका रेशियो दिया है 357, ठीक है? तो दोस्तों अगर किन्हीं चीज़ों का हमें रेशियो दिया हो और हमें वो साइड फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करते हैं? उसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? देखो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 3:5:7, देन साइड्स आर 3x 5x 7x, ठीक है? दोस्तों ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 4 एंड 16 इसका रेशियो क्या होगा? तो आप इसको निकाल देंगे 1:4। अब 1 और फिर 4 को आप और ज़्यादा कट नहीं कर सकते, तो ये आपका रेशियो हो जाता है, ठीक है? तो अगर आपको देखो, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी साइड्स आ जाएँगी ना, लाइक 4, 6, यही आपकी पहले दोनों एक्चुअल नंबर थे। तो मैंने इन तीनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन नंबर से, ठीक है? वो नंबर क्या है वो मुझे नहीं पता है, वो अभी हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो 3x 5x 7x, ठीक है? आपकी साइड्स आ गई। अब आ गया पेरीमीटर, ठीक है? पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 300 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5x प्लस 7x, ठीक है? तो तीनों साइड का सम होगा ना? 300 इज़ इक्वल टू कितना आ गया ये 15x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20, ओके? तो साइड्स क्या होंगी हमारे पास अब? साइड्स क्या हैं दोस्तों मेरे पास? 3x मीन्स 60, 5x मीन्स 100, 7x मीन्स 140, ओके? तो अब ऑलरेडी दोस्तों आप देख चुके हो लास्ट क्वेश्चन में कि अगर आपके पास एरिया फाइंड आउट करना है और तीनों साइड्स हैं, तो आप कैसे निकालते हो? हीरोज़ फॉर्मूला का यूज़ करोगे। सो एरिया इज़ इक्वल टू देखो एस की वैल्यू और निकाल लीजिए। एस की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ इज़ इक्वल टू 150, ठीक है? तो एरिया अब आप निकाल सकते हैं, ओके? दोस्तों ट्राई कीजिए कि जभी भी आप क्वेश्चन करते हैं, तो हमेशा पहले उसका फ़ॉर्मूला ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है? तो देखो एक तो इससे ना इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपकी ना कैलकुलेशन में या कोई जल्दबाज़ी वाली मिस्टेक नहीं रहेगी, और दूसरा क्या है कि एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्ज़ामिनर को ये मानना है कि उसे हमें जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उतनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? और अगर आपकी कहीं कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक हो गई, तो हो सकता है कि एग्ज़ामिनर आपको फ़ॉर्मूला का एक आधा नंबर दे भी दे, ठीक है? तो हर तरीके से फ़ायदेमंद है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना। एस की वैल्यू हो गई हमारी 150, और 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140, ओके? ये आ गया 150 इंटू ये कितना आ जाएगा 90, 90 इंटू 50 इंटू 10, ओके? सो अब देखो दोस्तों, हमें मैक्सिमम चीज़ें स्क्वायर से बाहर निकालनी है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालनी है। तो स्क्वायर रूट से हम कब निकाल सकते हैं? देखो, अगर मेरे पास है 4 इंटू 4, ठीक है? और ये मेरा स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है? तो मैं इसको 4 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है? और आपको पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसल हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है हमारा 1/2। सो 4/2 का अगर मैं कर दूँ 1/2, तो ये कैंसल हो जाएगा, अब मेरा 4 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए मेरी जो भी वैल्यू 2 टाइम होगी, मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है? 2 बार मल्टिप्लिकेशन में होनी चाहिए, एडिशन में होगी तो काम नहीं चलेगा। देखो 150 है और 50 है, तो 50 के इसको मैं 50 के टर्म्स में लिखता हूँ। 50 इंटू 3, ओके? और ये है मेरा 90। तो एक 10 है मेरे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 10, ठीक है? तो 50 और 50, एक 50 बाहर आ जाएगा, ठीक है? 10 और 10, एक 10 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है? एक्चुअली एक ही बार कर लेंगे, इसकी पूरा पेयर बना लेते हैं पहले, ओके? सो ये आ गया 50 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 10 टू 10, ओके? अब देखो एक 3 है और एक 9 है, तो 3 को तो 3 लिख सकते हैं और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है? तो हो गया। अब जिसके पेयर बन गए उसको बाहर निकाल लो। एक आ गया मेरा 50, एक आ गया मेरा 10 और एक आ गया मेरा 3, और अंदर रह गया मेरा
ठीक है? तो ये हो गया 500, 1500, 1500 इंटू 3। ओके, ये आ गया। और दोस्तों देखो, आप एक वैल्यू, 2-3 वैल्यू और याद कर लीजिए। अंडर द रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, अंडर द रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, और अंडर रूट 5 की वैल्यू दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है। बस 235 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू आ जाएगी 2598, और ये होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसमें कहता है एक, अब आपको देखो अलग-अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिल रही हैं। पहले आपको मिला ट्रायंगल मिला, फिर आपको ट्रेपेज़ियम मिला, ठीक है? अभी आपको रोम्बस मिला है, ठीक है? तो इसके लिए दोस्तों आपको सभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? देखो, रोम्बस है आपको, और ये कहता है कि वन डायगोनल ऑफ इज़ ट्वाइस एज़ लॉन्ग एज़ द अदर डायगोनल इफ द रोम्बस हैज़ द एरिया ऑफ दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। ठीक है? अब इसमें आपको एरिया दे दिया और डायगोनल्स के बीच में एक रिलेशन दे दिया, और पूछ रहे हैं कि आपकी लेंथ, इसकी लेंथ बतानी है डायगोनल की, छोटे वाले डायगोनल की। तो देखो, डायगोनल क्या होता है दोस्तों, आपको मान लो आपका रोम्बस है ए बी सी डी, ठीक है? रोम्बस में भी, ठीक है, रोम्बस में भी आपकी क्या होता है, जैसे आपकी स्क्वायर में होता है वैसे आपकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ए एंड ए, ठीक है? बट दोस्तों जैसे डायगोनल के जैसे स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, वैसे हमारे इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है? दोनों डायगोनल होते हैं ऐसे D1 एंड D2। ये वाला दोस्तों D1 है, और ये वाला मेरा D2 है, ठीक है? यानी कि AC को मैंने मान लिया D1, और BD को मैंने मान लिया D2। तो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, लाइक D1 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D2, ठीक है? आप कुछ भी मान सकते हैं, D2 को मान सकते हैं या D1 को मान सकते हैं, ठीक है? एंड एरिया इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यूनिट्स हमेशा लिखना, ठीक है? तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, ये होता है हमारा हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ओके, तो आप रख दीजिए बस वैल्यू, वेरी इजी। D1 की वैल्यू रख दीजिए D1, एंड D2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, D2 की देखो, D2 की जगह मैं लिख सकता हूँ, एक्चुअली मुझे D2 ही निकालना है, जिसको मैंने छोटा माना हुआ है मुझे वही निकालना है, ठीक है? तो मैं इसको रखता हूँ D2 इज़ इक्वल टू 128, और अब आप रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू 1/2, और ये होता है 2D2 इंटू D2 इज़ इक्वल टू 128। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड D2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 128, ठीक है? और ये दोस्तों आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले आप इसके एक बार फैक्टर देख लीजिए। 128 के फैक्टर क्या होंगे, 2 6 एंड 2 4, एंड इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 8, ठीक है? 1 आ जाएगा। तो ओके, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है? सो यहाँ से D2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 128। ओके, दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन भी करके इसलिए दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करनी कैसे है, ठीक है? तो 128 अंडर द रूट 2 इंटू 8 इंटू 8, ओके? 8 बाहर निकाल लीजिए, 2, ठीक है? ये मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू होती है 1.414, ठीक है? और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सिमेटली 113 सेंटीमीटर, ठीक है? तो दोस्तों ये आपकी छोटे वाली डायगोनल की लेंथ है। आप बड़े वाली की निकालने के लिए बोलता तो D1 हो जाता आपका 211.3, और ये आ जाता आपका 22.6 सेंटीमीटर। बट ये आपका क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं है, ये सिर्फ ये पूछा है। तो चलो करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है? ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है? ये कहता है ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, और PQ, चलो तो सबसे पहले आपका ABCD बनाते हैं आपका, ठीक है? ओके, देखो भाई, आपका एक पैरेललोग्राम है A B C एंड D। ओके, P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट ऑन साइड A एंड B, ठीक है? अब मैं कोई भी 2 पॉइंट मान लेता हूँ A एंड B, सॉरी P एंड Q, ठीक है? व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो ऑफ द एरिया PCD, ओके, ऑफ ट्रायंगल। ये दोस्तों ये ट्रायंगल का निशान है, ट्रायंगल PCD। तो ट्रायंगल PCD बनती कैसी है मेरी, ये बन गई दोस्तों मेरी PCD एंड QCD, ठीक है? QCD, इसको मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है? ये आपकी बन गई QCD, ओके?
तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों जब आप एग्ज़ाम में बनाना तो आप इसको स्केल से बनाना थोड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो ए, बी, सी, डी, पी एंड क्यू, ठीक है? तो चलो देखते हैं। अ, ठीक है। दोस्तों देखो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है? ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? ओके, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है? अब देखो, आप अपनी दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ठीक है? अभी आप इस फिगर को भूल जाओ, ठीक है? इस फिगर को भूल जाओ। देखो, आप पहले देखो एक ट्रायंगल। दोस्तों अभी मैं आपको सिर्फ़ समझा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी आप देखो ट्रायंगल पीसीडी को, ट्रायंगल पीसीडी, ओके? इसमें दोस्तों बेस कितना है? बेस है मेरा डी एंड सी, ओके? और ट्रायंगल क्यूसीडी, ठीक है? इसमें मेरा बेस कितना है? इसमें भी मेरा बेस है डीसी, ओके? तो 1/2 सेम है, बेस भी सेम है। अब जो इनका एरिया है वो दोस्तों हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब देखो हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर वाली हाइट। मतलब अगर मैं वर्टेक्स से जो ट्रायंगल के लाइक अगर मेरी कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लो ये मेरी ट्रायंगल है, ठीक है? इसमें मैं बोल दूँ कि मुझे हाइट निकालनी है, तो एक लाइन तो मैं ऐसे भी जॉइन कर सकता हूँ, ऐसे भी कोई जॉइन कर ली इस वर्टेक्स से, मान लो ये ए है, इसको एक्ज़ैक्टली पी ही मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है? ये मान लिया मेरा पी है, ये मेरा डी है और ये मेरा सी है। अब मुझे हाइट निकालनी है, तो हाइट क्या होती है दोस्तों? हाइट हमेशा जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है, हम उससे हाइट मेज़र करते हैं, ठीक है? तो ये होगी मेरी हाइट, ठीक है? और अब एक चीज़ देखना, अगर मैं ये हाइट निकाल लूँ दोनों ट्रायंगल की, तो मुझे पता चल जाएगा कि दोनों ट्रायंगल की का एरिया कितना होगा क्योंकि इनकी मेरे को बेस तो दोनों का कॉमन है। तो देखो, मैंने क्या किया, दोनों वर्टेक्स पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया है। मैंने एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया, एक ये परपेंडिकुलर दिया। ये एम है और ये मेरा एन है, ठीक है? अब देखो, ये मेरा पी से एम पे परपेंडिकुलर है और ये क्यू से मेरा एन परपेंडिकुलर है, ठीक है? बट जो मेरी ए बी है और जो मेरी सी डी है, वो क्या है दोस्तों मेरी ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है? और ये क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये मेरी पैरेललोग्राम की साइड हैं, ठीक है? अपोज़िट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? ओके? अब देखो, जो पैरेलल साइड्स होती हैं, जो पैरेलल लाइन होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? दोस्तों उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कहीं पे भी जाके कट नहीं करती हैं एक-दूसरे को, ठीक है? ओके? बेसिक से समझो, देखो अगर मैं बोलूँ कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है? भाई ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोस्तों कभी भी आपको एक-दूसरे को कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और दूसरी मैं बोल दूँ कि मेरी 2 लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो क्या ये पैरेलल हैं? नहीं, क्योंकि अगर मैं इनको इस लाइन को भी बढ़ाता हूँ, इसको भी बढ़ाता हूँ, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ से मेरी एक पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जो पैरेलल लाइन्स होती हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि डी डी यहाँ पे भी डी कॉमन रहेगा। लेकिन जो दूसरी लाइन्स हैं, अब देखो मान लो ये वाली लाइन है, इनके बीच में क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमन सेम रहेगा? नहीं, क्योंकि ये आगे जाके कट कर जाएँगी, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस 0 हो गया। तो पैरेलल लाइन्स के बीच में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स इज़ ऑलवेज़ सेम, ओके? बस, अब आपको पता चल गया है कि दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि पीएम इज़ इक्वल टू क्यूएन। क्यों है ऐसा? बिकॉज़ अ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने लिखा है बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स इज़ इक्वल, ओके? अब देखो, बेस हमारा पहले ही इक्वल हो चुका था, हाइट भी इक्वल हो गई है, तो देखो बेस भी इक्वल हो गया था, हाइट भी इक्वल हो गई है, तो दोनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा, दोनों का एरिया सेम आ जाएगा और रेशियो इसका 1:1 आ जाएगा, ठीक है? अब चलो ये देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है? चलो, इस पूरी फिगर को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, ओके? देखो दोस्तों लाइफ में ना अपनी आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस करो। जो क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाता है, ठीक है? अ, चलो अब देखते हैं इसको। आपको अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना क्या है भाई, ठीक है? ये तो आपको पता चल गया। और दोस्तों इस क्वेश्चन से एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी निकल के आएगी आपके पास, ठीक है? तो दोस्तों ये जो प्रूव वाले ये सब क्वेश्चन होते हैं हम इनको थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब आप देखिए सॉल्यूशन में इसके गिवन क्या है आपको? गिवन क्या है?
ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट गिवन है। सेकंड पॉइंट क्या गिवन है? PQ एनी पॉइंट ऑन AB। ओके, तो दोस्तों अब क्या करते हैं, इस जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था उसमें हमें ये परपेंडिकुलर नहीं डाले हुए थे ना, तो अब हमें इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जामिनर को भाई हर पॉइंट समझाना है आपको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन DC। ठीक है, एंड ऐसे ही आप कर सकते लिख सकते हो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट Q ऑन DC। ठीक है, ये हो जाएगा आपका H1, ये हो जाएगा आपका H2। ठीक है, चलो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है। टू फाइंड में क्या आ जाएगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD। ओके, चलो अब जस्ट बिकॉज यू नो, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, from given condition, from given, we know that triangle PCD, this is D, PCD and QCD are on same base, और बेस की वैल्यू लिख देना यहाँ पे, बेस इज इक्वल टू CD। ठीक है, चलो थोड़ी सी जगह कम रह गई है। ओके, देना नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका? वही आपको लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन है दोस्तों, ये बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम इन पैरेललोग्राम। आपकी क्या क्या इन पैरेललोग्राम ABCD, आपकी कौन कौन सी साइड पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू DC। ओके, सो परपेंडिकुलर, देखो एक बार फिगर देखो। ठीक है, देखो AB हमारा DC के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर PQ एंड QN, PM एंड QN हमारे की वैल्यू सेम आ जाएगी। सो परपेंडिकुलर PM इज इक्वल टू QN। ओके, और ये कितना हो जाएगा हमारा, जैसे H1 H2 लिखा था वो। ठीक है, सो सो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD क्या हो जाएगा? हाफ, बेस की वैल्यू है CD इंटू PM, और इसको आप H लिख लीजिए। ठीक है, एंड हाफ CD इंटू QN। हाफ से हाफ कैंसिल, CD से CD कैंसिल, एंड PM को हम क्या लिख सकते हैं? H, एंड QN को हम क्या लिख सकते हैं? H। तो ये भी हमारा क्या आ गया? 1:1। ठीक है, सो सो आपका रेशो आपको पता चल गया। ठीक है, रेशो पता चल गया, इसका रेशो ही आपको निकालना था। देखो ये जो दोस्तों ऊपर किया, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये आपको क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आपको एक बात पता चलती है कि अगर आपकी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस के ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है, तो उनका एरिया इक्वल होगा। वो आपकी कितनी भी ट्रायंगल बन सकती है। चलो आपको नीचे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये पॉइंट। देखो यहाँ तो आपने एक दो ट्रायंगल्स लिए ना, अगर आपकी यहाँ पे 10 ट्रायंगल भी क्यों ना हो, देखो मैं कहता हूँ कि ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल बनेंगी नहीं, बट आप मान लेना दोस्तों कि इसको पैरेलल लाइन है, और इसमें आपका कोई एक बेस है AB। ठीक है, अब इन दोनों AB को बेस लेके आप कितनी भी ट्रायंगल बना दो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, एक ऐसे कोई ट्रायंगल बना दी। ठीक है,
मतलब कहीं तक भी दोस्तों ट्रायंगल बना दो। कोई ऐसी ट्रायंगल बना दो, ठीक है? भाई कितनी भी दूर ले जाओ इसको, ठीक है? लेकिन कंडीशन क्या है कि बेस सेम रहना चाहिए, ठीक है? देखो इन सब का बेस क्या है? पी, क्यू, एम, एन, ओ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पी-ए-बी, क्यू-ए-बी, एम-ए-बी, एन-ए-बी एंड मान लो ये एस है, एस-ए-बी आर इक्वल, ओके? तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अभी हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं 1 टू 6 और जो 7 टू 11 है वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए।